قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जैसे कि आप सबको पता है कि आज के दिन हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो सोसाइटी इस प्रोग्राम को आज स्पॉन्सर कर रही है और मकसद इसका आप लोगों के दरमियान में एक जनरल अवेयरनेस एजुकेट करना है। जो बर्ड्स हम रखते हैं उसको किस तरीके से रखा जाए, उसकी क्या मकासद है, और जिस तरीके से जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए शौक के अलावा ये एज ए सेकंड पॉकेट आप इसको रन कर सकते हैं घर में इसकी फार्मिंग करके। तो उस सिलसिले में ये प्रोग्राम जो बेसिकली तरतीब किया है, तरतीब देने में जिन लोगों ने अपनी काविशें की हैं उनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो MD के एवरी जो है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसका बहुत शुक्रगुजार और LCC जो सोसाइटी है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब किया है। और यहाँ पे लोगों को जो यहाँ के संगत हमारी ट्रिब्यूनल हवा के जो इलाके हैं उसमें पर्सनैलिटी जो एग्रीकल्चर के उन्होंने अपना नाम कमाया और मेहनत करके आज हमने मजबूत किया हुआ है। तो आप तमाम लोगों की शुक्रिया की और अपने मेहमान ग्रामी की तरफ से मैं इन लोगों का जिनका भी मैंने जिक्र किया है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इन्होंने ये प्रोग्राम हम सब के लिए यहाँ पे अरेंज किया। मैं भी जिस शख्सियत को स्टेज पे मौजूद करने वाला हूँ उनकी सतह पर बहुत से लोग उनको जानते हैं। वेरी नोन पर्सनैलिटी। अभी रिसेंटली LPS बेस्ट एग्जीक्यूटिव का IP उन्होंने विन किया है। तो सबकी तारीफ मैं जनाब कैप्टन शुएब अख्तर साहब को इस पे इन्वाइट कर वो कल्चर और शो पार्टिसिपेशन के बारे में बताएंगे। जनाब शुएब अख्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे 10 मिनट दिए गए हैं जी, मुझे 10 मिनट दिए गए हैं। मैं ज़रा अपना टाइमर ऑन कर रहा हूँ ताकि जो है इन टाइम इसको वाइंड अप किया जाए। सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। मेरे फोर फादर्स ने बहुत अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में अपने फुट मार्क्स छोड़े। बिल्कुल पास ही उनका गांव है, आज भी मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। उसके अलावा क्रॉस अदर साइड ऑफ इंटरचेंज विंग्स कॉलेज जो है दैट इज ओन्ड एंड रन बाय माय कजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड फुटप्रिंट्स इन यूनिवर्सिटी। मैं खुद पर्सनली मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ, जहाज का कप्तान हूँ और ज़्यादा टाइम मेरा सेलिंग गुजरा। बर्ड्स का पैशन शुरू से था और अभी तकरीबन 4 साल से मैं सेलिंग करके शोर पर हूँ। तो मैंने अपना जो पैशन लव बर्ड फार्मिंग से किया। मुझे जो आज टॉपिक दिया गया है वो बड़ी बुनियादी सी बातें हैं उसमें 2-3। एक तो ये कि जी इंट्रोडक्शन टू लव बर्ड अभी तक आप सब जान चुके होंगे। ये जो बर्ड्स आपके सामने रखते हैं इसको लव बर्ड कहते हैं। इसका नाम जो है वो
और ये निकला है और इसमें ये जो है वो इंग्लिश में लव और बर्ड होता है और इसका नाम इसलिए रखा गया कि बहुत लविंग और अफेक्शनेट बर्ड है, अपना पेयर बनाता है, लाइफ टाइम करता है। एक पेयर जो अपना पेयर बना लेता है वाइल्ड में, वो पूरी लाइफ जो है उसी के साथ स्पेंड करते हैं। ये तकरीबन 36 में जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको देखा गया, इनाम दिया गया। पैरट्स की ज़्यादा स्पीशीज है, ज़रा बुनियादी सी बात उनमें से जो एकापोर्निस है इसकी अंदर 9 सब क्लासेस हैं, जिसमें से फिशर है। ज़्यादा जो बर्ड्स आपके सामने पड़े हुए हैं ये फिशिंग क्लास के अंदर आते हैं। फिर दूसरी इसमें जिसको बीच फेस भी कहते हैं उसमें भी 2-3 पेयर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें नॉन आइरिंग बर्ड कहते हैं। उसके बाद जो पर्सनाटस जिनके हैं ब्लैक कलर, ये एक इसमें क्लास है। इसके अलावा जो है इसमें रोजी फेस, येलो कॉलर, फिशर, मिलर, ब्लैक चीक है और फिर उसके बाद ग्रे हेड है, ब्लैक विंग है जिसको टरांटा भी कहते हैं और फिर रेड हेडेड लवबर्ड और ब्लैक कॉलर लवबर्ड। ये 9 डिफरेंट स्पीशीज हैं। इसमें इन सबको जो है अलग अलग ब्रीड किया जाता है। अगर इनको आपस किया जाए तो उन बर्ड्स को हाइब्रिड कहते हैं, इसलिए हाइब्रिड्स की वैल्यू नहीं है। और सर्टेन टाइप ऑफ हाइब्रिड है वो म्यूल बर्ड्स होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए जैसे आपने अगर लवबर्ड स्टार्ट करने हैं तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, कोई इतनी आसान काम नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको इसको सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे जो है वो आप इसको नहीं कर सकते। शिप के ऊपर एक दफ़ा मैं कीनिया में था, वहाँ पे उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे, तो टीवी जैसे शिप किसी किनारे पहुँचता है तो टीवी के सिग्नल्स आते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो नॉर्मली उसी कंट्री के चैनल चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज में एक ही बैनर बार बार चलता था। तो कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में जाएं, जैसे आप भी दूसरे शहर में जाते हैं तो कुछ वहाँ की लैंग्वेज इंसान सीख लेता है। तो वो उनसे मैंने चेक किया कि भाई क्या है, तो वो जैसो में जैमेलो पिचाकोली है। इलेक्शन के हवाले से बात थी कि सोचो समझो और चुनो। तो लवबर्ड का भी जो काम है ये ऐसा नहीं है कि जी आपने एक मुर्गी या एक कबूतर का जोड़ा ले ली और उसको ब्रीड कराना शुरू कर दिया। इसको पहले आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, फिर सोचना है आपने इसके बारे में, समझना है और फिर इसको चुनना है कि आपने क्या चीज़ लेनी है, कैसे ब्रीड करानी है। तो यही मैसेज है मेरा कि सोचे समझे और चुने। अच्छा, ये थोड़ी सी बेसिक्स हमने बता दी हैं, कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारे पास ना 3 डिफरेंट बुनियादी किस्म के लवबर्ड्स हैं, वो उन तीनों को आपने अलग अलग ब्रीड कराना है। बहुत कम तादाद में इससे अलग क्लासेस भी इक्का दुक्का किसी के पास आ जाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो उनको फिर आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते। तो जो बेसिकली 3 हैं, यहाँ पे भी 3 किस्म के आपके पास पड़े हुए हैं, जिसमें कि वाइट आई रिंग जिसको कहते हैं जो फिशरी है जो आपके सामने है, और नॉन आई रिंग जो है वो पीच फिश या रोजी कोलीज हैं वो आपके सामने हैं। इनकी अगर आपस में क्रॉस होगा तो बच्चे आ जाते हैं, लेकिन म्यूल होते हैं वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसमें जो ब्लैक सार वाले हैं और ये फिशरी जो है, इन 2 क्लासेस को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो आपके पास हाइब्रिड बच्चे आएंगे जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स जो है फिशरी के ऊपर आए तो फिशरी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो काम पाकिस्तान में हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा बर्ड पाकिस्तान में ब्रीड हो रहा है वो फिशरी है। फिशरी में फिर आगे आपके पास इसमें बेसिक कलर्स आ जाते हैं 3, जो कि आपके पास ग्रीन है, ब्लू है और फिर उसके बाद पार ब्लू कलर है। इनकी थोड़ी फर्दर डिटेल, ग्रीन जो है वो आपका डोमिनेट होता है। ग्रीन को ब्लू से ब्रीड कराते हैं तो सारे बच्चे ग्रीन आएंगे, वो स्प्लिट ब्लू निकलेंगे। नेक्स्ट टाइम स्प्लिट ब्लू इंटू स्प्लिट ब्लू लगेगा तो आपके पास ब्लू बच्चा आएगा। इसी तरह जो पार ब्लू है, जो आपको देखने में इधर कुछ बर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं पार ब्लू पड़े हुए हैं, वो मिक्सचर है B1 और B2 का।
तो थोड़ा सा जो है ना ये इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। अपने पेपर पे आपको चार्ट बना के रखना पड़ता है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और कैसे इसको ब्रीड करेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। नेक्स्ट बात करनी है जी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर आप सबको पता है, खेती बाड़ी के काम को एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर जो सर्टिफाइड जजेस हैं वो बर्ड को देखते हैं। ये सामने आपके बर्ड्स लगे हुए हैं, इनमें से कुछ बर्ड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो हाइब्रिड हैं जो कि मिक्स हो गए हैं डिफरेंट म्यूटेशन से। इसके अलावा जो सिंपल फिशरी है, जैसे ये राइट साइड पे ये इस केज के अंदर है, इसमें 16 to 19 पॉइंट्स हैं जिनको जज करता है और 100 पॉइंट्स इसके स्कोर्स होते हैं। उसकी बेस पे वो देखता है कि कौन सा बर्ड इसमें से बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बर्ड जो है वहाँ पे आए हुए होते हैं और वहाँ से फिर जो है बर्ड जो टॉप है, चैंपियन है, वो निकल के सामने आता है। तो अभी आप एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है आपको अपनी क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और शोज़ में जाना पड़ेगा। शोज़ में एंट्री जो है वो 3-4 लेवल की होती है। सबसे पहले जो जो सबसे टॉप पे लेवल है वो चैम्पियन क्लास होता है। उसमें जो सोसाइटी होती है वो अपने रिंग्स दिए होते हैं उन्होंने, वो रिंग्स का रिकॉर्ड होता है। जैसे आपके घर में चिक्स आते हैं, आपने वो रिंग्स लगाने हैं, वो 15 to 20 डेज़ के चिक को लगता है, 1 महीने के बाद लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही रिंग बर्ड जो हैं उस सोसाइटी के चैम्पियन क्लास में जाते हैं। तो जितने मेंबर्स हैं और जिनको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनके पास रिंग मौजूद है, अपनी ब्रीड्स को उन्होंने रिंग लगाए हैं, वो चैम्पियन क्लास में जाते हैं। उससे निचला लेवल जो है वो आता है नवाइस क्लास या ओपन क्लास। सारी सोसाइटीज़ पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल ओपन क्लास या नवाइस क्लास का सेक्शन रखती हैं नए फेंसिस को प्रमोट करने के लिए। उसमें कोई भी शख्स जो कि सोसाइटी का मेंबर नहीं है या अगर मेंबर है और उसने नहीं यूज़ किया हुआ तो वो ओपन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद जो तीसरी एंट्री है वो है आपकी एज अ विजिटर। वो आप चाहे लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, शो में आप चेक करेंगे उसमें लाजमी जो है हेलो जी, तो आप एज अ विजिटर किसी भी शो में जा सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ उसमें कई दफ़ा कोई छोटी मेंबरशिप फीस रखती हैं, कई दफ़ा इस फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन यू हैव टू गो देयर। जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप बर्ड्स देखते हैं, ऐसे जो है हर बंदा कहता है जी मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन बर्ड है, बेस्ट क्वालिटी बर्ड है, लेकिन समझ आती है जब जाके वहाँ पे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बर्ड्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे आप खड़े होते हैं। ये शो था, इसमें एक साइड पे शो बेंचेस लगे हुए थे, जज था, सामने का एरिया खाली रखा था, वहाँ पे हम लोगों को जाने से मना करते थे। मैं बीच में कई दफ़ा एक चक्कर लगा के खुद ज़रा देख आता था कि भाई कैसे बर्ड लगे हैं और क्या हो रहा है। वहाँ पे LBS का एक लड़का खड़ा हुआ था जजेस की बैक साइड पे, एंड ही हैड अ वेरी गुड आइडिया। 1 मिनट जैसे उससे बात हुई तो वो कह देता था कि ये सबसे बेस्ट बर्ड है। तो मैं आपसे पूछता था भाई ये वाला क्यों नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। कहता नहीं इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। एंड देन ही वॉज एबल टू रीड, वो जैसे कहते हैं ना फेस रीडिंग कर लेता था जजेस की। तो मुझे बता देता, कहता ये जज ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया नंबर 1 एंड नाउ इज लुकिंग कि कोई और बर्ड इससे बेहतर है या नहीं है। और 90 to 95% ऑफ टाइम 2-3 दफ़ा मैं उसके पास गया एंड ही हैड अ वेरी गुड आइडिया। तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो नज़र होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए, और वो नज़र और समझ आपको आएगी जब आप शोज़ में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो एटलीस्ट आज ये यहाँ पे काबिश हुई है सोसाइटी के अंदर, जो है आप लोग आए हैं, बातचीत होगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी। शोज़ के हवाले से भी जब कहीं सोसाइटी कोई शो कराए तो उसमें भी आप लाजमी जाने की कोशिश करें। बर्ड्स हैं तो बर्ड लेके जाएं, ओपन क्लास में लेके जाएं, और नहीं है तो एज अ विजिटर चले जाएं। फिर इन्होंने मुझे कहा कि जी कोई नए फैंसियर को जो है कुछ बात बता दें, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, टाइम मेरा क्लोज होता जा रहा है, कि सबसे पहले आपने एजुकेट करना है अपने आप को। ये इतना सिंपल नहीं है आप दुकान पे गए या यहाँ से एक पेड़ उठा लिया तो आपने ब्रीड करा लिया। आपको पता होना चाहिए, बुनियादी तौर पे 3 क्लासेस आपको पता होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, उन तीनों को अलग रखना है, ठीक है।
जो पर्सनाटास हैं ये अभी जो है मैं कहूँगा कि वो एक विंटेज कार की तरह है। कोई बहुत शौकीन बंदा है वो रखेगा, मार्केट वैल्यू इसकी इतनी नहीं है। जैसे बहुत पुरानी गाड़ी है, शायद वो आप लेने जाएं तो वो बंदा आपको 20 लाख की में भी ना दे, लेकिन आपके पास हो तो आप बेचने जाएं तो शायद कोई लाख रुपए में भी ना ले। तो वो जिसको इसकी अहमियत और इसकी कदर व कीमत जानता है वो इसको ब्रीड कराता है। रोज़ी कोलीज मिडल ईस्ट में बहुत पसंद किए जाते हैं। हम लोग इनको एज अ फॉस्टर यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉस्टर। सारा जो आपका कंसंट्रेशन है वो फिशरी में है, और फिशरी में आपने देखना है कि ये हाइब्रिड ना हो, ना ये पर्सनाटा से मिला हुआ बर्ड हो और ना रोज़ी कोली से। अक्सर जैसे हमने शुरू स्टार्ट किया था तो हमारे पास बर्ड्स आए जो कि फिशरी और रोज़ी कोली के हाइब्रिड थे, एंड दे वर नॉट रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज दे वर प्योर। अच्छा, सबसे पहले जो है जी नए फैंसियर ने आपने अपने आप को एजुकेट कर लेना है, फिर आपने एक अच्छा बर्ड सेलेक्ट करना है। एजुकेशन होगी तो आपको बुनियादी चीज़ पता चलेगी कि भाई फिशरी है, पर्सनाटा है या वो है, हाइब्रिड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप किसी एक अच्छे ब्रीडर के साथ अटैच हो जाए या आपस में ग्रुप में। लाहौर में शो में मैंने देखा पीपल वर वर्किंग इन ग्रुप्स, जिन्होंने ज़्यादा इनामात जीते और जो टॉप ऑफ द लाइन लोग थे, हर शो जीते हैं, वो ग्रुप्स में काम कर रहे थे। 3-3, 4-4 फैंसियर्स का ग्रुप है, दे वर वर्किंग टुगेदर। उसमें क्या होता है कि कहते हैं एक अकेला और 2 11, तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है। 2 बंदे बैठे हैं, आपने बर्ड देखा, आपने कहा यार इसमें ये चीज़ बेहतर है, दूसरे ने कहा नहीं ये चीज़ बेहतर है। इसी तरह 3-4 लोग जब मिल के आपस में काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना मीट एंड ग्रीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके इल्म में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसी तरह अपने लेवल पे जैसे मोहल्ले के हैं, शहर के हैं, 3-4 अच्छे ब्रीडर्स हैं, उनके साथ जो है छोटे न्यू फैंसियर्स अटैच होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, दोस्त के घर बैठते हैं, और लव बर्ड की जब बातचीत होती है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। अच्छा, जब आपने बर्ड्स लगा लिए हैं और ये काम में इंटर हो गए हैं तो ये इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस कि बात बताया कि लव बर्ड क्या होती है, लव बर्ड की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताया। इसके बाद आती है बात कि चले आप लव बर्ड ले लेते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं। लव बर्ड को, किसी भी परिंदे को ख़रीदना आसान है, लेकिन असल काम है उसका देखभाल करना, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ मौसम आते हैं, कभी गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो हर मौसम के लिहाज से हमें परिंदे का ख्याल रखना पड़ता है। सर्दियों में उनकी डाइट अलग होती है, गर्मियों में हमें अलग खुराक देनी पड़ती है। उसके बारे में हमें तफसील से बताने के लिए जनाब तारिक मजीद साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो हम उनको दावत देते कि वो आए आपके बारे में, बर्ड कीपिंग के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुनेद भाई का, सुल्तान भाई का कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग आए हमें सुनने के लिए यहाँ पे। अच्छा, लव बर्ड में लेकिन मेन चीज़ उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसकी देखभाल, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी किस किस्म की है, वहाँ पे बर्ड्स को जो है वो ढक कहाँ पे रहे हैं, रूम है, छत पे रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, उसके लिए आपका रूम कैसा बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले एवरी का स्ट्रक्चर है आपका कि आपकी जो एवरी है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए। सेकंड चीज़ उसमें आ जाती है आपका टेम्परेचर कंट्रोल, कि जब तक आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा आप अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। आजकल जैसे गर्मियों का दिन है तो उनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है बर्ड्स के लिए वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आपका टेम्परेचर 35 पे जाता है तो बर्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। फिर जब स्ट्रेस में आएगा तो फिर आप उसको देखेंगे, कभी वो फड़फड़ाएगा, कभी वो मुंह खोल के तेज तेज सांस लेगा, अपने पर गिरा लेगा, अजीब सी उसकी कंडीशन हो जाती है। और फिर सेकेंडली ये चीज़ देखना है कि आपकी जो एवरी है अगर उसका टेम्परेचर 35 है और वो कितनी देर रहता है तो बर्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आके वो मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले इसको कि आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें।
आप देखें कि आपका जो शेड है वो अगर सन फेसिंग है तो गर्मियों में आपको मस्त है कि आप ग्रीन नेट लगाएं या चिक्स लगाएं ताकि वो डायरेक्ट जो सनलाइट है वो उसके ऊपर ना अट्रैक्ट करे। फिर आपके पास टेम्परेचर गेज मस्ट होनी चाहिए। अगर एक वॉल पे है तो दूसरी वॉल का भी आप चेक करें कि क्या टेम्परेचर आ रहा है। इससे बाद अगली चीज़ ये है कि अगर टेम्परेचर आपका 35 डिग्री प्लस जा रहा होगा तो आपका जो बर्ड है उसकी ड्रॉपिंग वगैरह वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि लूज मोशंस तो नहीं कर रहा। आप जितनी अच्छी डाइट दे दें बर्ड को, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो बर्ड आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा। अच्छा, अब इसको सब टेम्परेचर को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? अब सबसे पहले जो अपनी एफडी डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप छत पे आपने अपना शेड बनाया हुआ है और आप नॉर्मली ज़्यादातर तो शीट्स लगती हैं, ये गैल्वेनाइज शीट्स होती हैं इसका, या जस्ती चादर की जो आप लोग बनाते हैं शेड, उसके नीचे 2 स्टेप आपकी वो सीलिंग होनी चाहिए जिसमें आपकी सेकंड स्टेप पे थर्मोकोर होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो सनलाइट अगर शीट पे पड़ती है तो वो वाला टेम्परेचर आपका नीचे ना आए। सेकंड, आपकी एवरी में मस्ट जो है वो एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि इजीली आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। फैंस मस्ट बहुत ज़रूरी हैं। फैन से भी अच्छा ये है कि जैसे आजकल का मौसम है तो इसमें आपको कूलर मस्ट होना चाहिए ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो 30 से कम रहे। टेम्परेचर आपका 30 से कम रहेगा तो बर्ड इजीली आपका सर्वाइव भी करेगा और अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी देगा। एक और बात ये है कि गर्मियों में इस सीज़न में बिल्कुल भी इससे ब्रीड नहीं लेते। नॉर्मली जो ब्रीडिंग इसका सीज़न है वो सितंबर से लेके और मई तक है। मई के स्टार्ट में इसको ब्रीडिंग को बिल्कुल एंड कर देना चाहिए। इस मौसम में ब्रीड लेना बर्ड के साथ भी जुल्म है क्योंकि वो ज़्यादातर पानी पी रहा होता है ज़्यादा, और उसको फीड जो चिक्स को फीड कराता है वो भी पानी की फीड करवाते हैं जिससे चिक्स भी आपके हेल्दी नहीं होंगे। इस मौसम में जैसे आजकल जून का मौसम चल रहा है, जून का महीना चल रहा है और साथ गर्मी भी है, टेम्परेचर जो है वो आपका अप डाउन हो रहा है, तो आप मस्ट जो है सुबह और शाम के टाइम जो है बर्ड्स को शावर भी दें। और शावर देते हुए कोशिश ये करें कि उसको बिटकॉन एस या उसमें आप सागवान और बिटकॉन एस हफ्ते में 1 से 2 बार आप उसमें मिक्स करके उसका शावर करें ताकि बर्ड्स को जो है वो माइट्स का इशू ना आए। क्योंकि जब गर्मी होगी और ब्रीदिंग ज़्यादा ले रहा होगा बर्ड, तेज़ी से ब्रीदिंग कर रहा होगा तो उसकी वजह से उसके रेस्पिरेटरी इशूज़ भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो सी है वो मस्ट आपको करनी पड़ेंगी। डेली पानी कोशिश करें कि 2 दफ़ा चेंज करें और उसके बाद इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ मस्ट करें। अब ये नहीं है कि आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे इलेक्ट्रोलाइट्स लें। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल शुरू में बिल्कुल नया शो कर रहे हैं तो आप वीक में 1 से 2 दफ़ा ORS भी दे सकते हैं, उसको ग्लूकोज भी दे सकते हैं। आप नींबू पानी बना के वो लेमन आप पानी में डाल के वो थोड़ा सा सॉल्ट वो भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है तो आप स्पार्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो वो आपके पास है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा आप उसको इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। जो आप इजीली आप पोल्ट्री के बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे ग्रोफोर्ट वगैरह है वो आप यूज़ करें, उससे बड़ा अच्छा आपका हो सकता है। फिर सेकंड चीज़, एक और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मौसम की मुनासबत से आपने सॉफ्ट फूड बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। सॉफ्ट फूड ज़रूर दें गर्मियों में एक दफ़ा। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट फूड ही बिल्कुल जो है गर्मियों में ऐड कर देते हैं जी, उससे बैक्टीरिया और ये इशूज़ आते हैं। आप सॉफ्ट फूड दें, इतना दें कि वो 1 से 2 घंटे में अपना ख़त्म कर दें। उसमें ज़्यादा आप यूज़ करें वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स भी ऐसी वेजिटेबल्स यूज़ करें जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो, जैसे खीरे का इस्तेमाल है, कद्दू है, धनिया है, मिंट है, इस किस्म की चीज़ें। फिर फ्रूट में आप इसको तरबूज दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें आप उसमें ऐड कर दें ताकि बर्ड उसको जल्दी ख़त्म भी कर ले और वो उससे ठंडा भी रहे। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें थी इसमें जो कि आपको बतानी थी। और एक और चीज़ है कि अगर कूलर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं कूलर, और बहुत अच्छा अगर अफोर्डेबिलिटी पावर है तो आप AC भी लगा सकते हैं। लेकिन AC जो है वो कोशिश ये करें कि वो जुलाई अगस्त जो आपका सीज़न आता है, ये रेनी सीज़न है, उसमें आप यूज़ करें क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो कूलर आपका और ज़्यादा ह्यूमिडिटी पैदा करता है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए या तो कूलर का पानी बंद कर दें या आगे मज़ीद बढ़ाते हुए बर्ड के डाइट और ख़ुराक के बारे में बताने के लिए मैं निजान साहब को दावत दूँगा कि वो आए और बर्ड के डाइट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है
जैसा कि सीनियर्स ने आपको बताया, बहुत ज़्यादा गहरी बातें उन्होंने आपको बताई हैं। मैं इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हुए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मज़ीद इससे आगे कुछ जो है बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जो है वो गलत डाल दी जाती हैं हमारे उस्तादों के थ्रू। बातें गलत ये हैं कि जब से पहले हम कनेरी बंद करते हैं गर्मियों में, जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा गलत बात है। गलत ऐसे है कि कनेरी वाहद एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर हम बर्ड को गर्मियों में प्रोटीन नहीं देंगे तो हम सर्दियों में उससे कैसे जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हम उससे ब्रीड लेंगे। वो बर्ड कभी ब्रीड नहीं करता जिसकी प्रोटीन लेवल पूरा नहीं होता, कैल्शियम लेवल पूरा नहीं होता। तो गर्मियों का जो वक्त है ये है बेसिकली आपका बर्ड प्रेप करने का वक्त है, बर्ड को तैयारी का वक्त है। और ऐसे ही सॉफ्ट फूड में सेम, जैसे अभी तारक भाई ने आपको बताया है कि वेजिटेबल दें, अगर गर्मी से ज़्यादा है आप उसे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स दें, किसी किस्म के भी दें, मगर आपने ख्याल ये रखना है कि गर्मियों में फंगस बहुत जल्दी लगता है बर्ड को, फूड को। तो फूड को फंगस से बचाने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सॉफ्ट फूड दें। जो सॉफ्ट फूड आपका बर्ड 20 ग्राम खाता है आप उसे 10 ग्राम कर दें, जिसका 40 ग्राम खाता है आप 20 ग्राम कर दें। और मैक्सिमम 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट फूड उठा लें ताकि बर्ड जो है अपना सीड मिक्स खा सके। और सीड मिक्स आपका फुल पावरफुल होना चाहिए, कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ना कम करने की ज़रूरत है। वही चीज़ें खिलाएं जो आप गर्मियों में सर्दियों में खिलाते हैं बर्ड्स को, गर्मियों में भी वही खिलाएं। थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर है, इसके लिए तफसील से तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और टाइम ज़रा थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं आपको सॉफ्ट फूड में खीरा दें, जैसे भाई ने बताया, कद्दू दें, और जितनी चीज़ें दें उन्हें थोड़ा सा हवा लगवा के ड्राई कर लें ताकि उन पर गीलापन ना रहे। इसी तरह आपने मल्टीविटामिन देने हैं, कैल्शियम देना है, कैल्शियम बिल्कुल बंद नहीं करना। कैल्शियम से बर्ड की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और बर्ड का हमारे पास जो एक इशू आता है ना बहुत ज़्यादा, कि पहला क्लच डेड इन शैलो हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं पहले क्लच में। तो फिर वो सारी वजह होती है कैल्शियम का गर्मियों में यूज़ ना करवाना। गर्मियाँ मैंने आपको बताया सीधी बात है कि तैयारी का एक वाक़ हल है हमारे पास बर्ड का। बर्ड को जितना आप अच्छा फूड देंगे, जितना अच्छा आप उसे प्रेप कर सकेंगे उतना ही है। और रही बात कनेरी बंद करने की, मुझे एक बंदे ने बताया जी कि कनेरी बहुत महंगी है तो हम गर्मियों में बंद करके थोड़े पैसे बचा लेते हैं। मुझे यकीन नहीं आया उसकी बात सुन के कि यार आप कितने पैसे बचा लोगे। पूरे सीज़न में आपने 50 पेयर रखे हुए हैं, पूरे सीज़न के आप बड़ी मुश्किल 2000 रुपया बचाओगे, बड़ी मुश्किल 3 बचा लोगे ना। 3000 से कोई फ़र्क पड़ना है। एक बर्ड सादा सा कोई अल्बाइनो ब्लैक आइज बर्ड आपका मर गया तो आपका 3000 तो बराबर हो गया। तो क्या करेंगे इस पैसे को बचा के? तो कोशिश करें जितना अच्छा बर्ड्स को सीड मिक्स दें, जितना अच्छा हो सके फूड दें, उसके मल्टीविटामिन, कैल्शियम, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट भरा है इन चीज़ों से। आप वहाँ पे जाके सर्च करें, इंशाल्लाह आप फिर बर्ड ब्रीड करेंगे, आपको मज़ा आएगा। आपने देखा हो वीडियो में 8-8, 9-9 अंडों की एवरेज लोग आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि जी मेरी ये फीमेल ने 8 अंडे दिए, 9 दिए, 10 बच्चे पाल रही है। वो एवं नहीं है, उसके पीछे लोगों की मेहनत है। और वो मेहनत यही है कि वो गर्मियों में बर्ड को इस कदर तैयार करते हैं, इस कदर उसकी ट्रेनिंग करवा देते हैं फूड के ऊपर के। सॉफ्ट फूड, अब मैं सॉफ्ट फूड रखता हूँ केजीज में, मेरे हाथ में सॉफ्ट फूड होता है और पेयर उसी के ऊपर बैठ के उसे खाना शुरू कर देता है। पेयर बिल्कुल कमांडो जैसे उसकी नौकरी। ये हमारे बहुत ही माशाल्लाह सीनियर ब्रीडर्स सारे आए हुए हैं, तो आपके माइंड में अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप सवाल कर सकते हैं किसी भी बर्ड के बारे में, डाइट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कोई भी। तो आप बिला झिझक सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो अभी पूछ लें या बाद में आपने पूछना है तो अगर अभी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल है तो बता दें, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, वायरसेस आते हैं और हमने इस बीमारी का इलाज कैसे करना है या फिर किसी बीमारी से बर्ड को बचाना कैसे है। वायरस आते हैं, वायरस से बचाओ और वायरस के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में जमाल अब्दुल नासिर साहब हमें गाइड करेंगे। तो हमें जमाल अब्दुल नासिर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और हमें बर्ड की वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमाल है, जैसे इन्होंने बताया। तो एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करूँगा
शेड में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बर्ड्स बेशक जैसे भी हो, लेकिन वो सर्वाइव नहीं करेंगे अगर वो आप उसको अच्छा माहौल नहीं देंगे, साफ़ सुथरी जगह नहीं देंगे, केजेस प्रॉपर नहीं होंगे, साफ़ नहीं होंगे, तो बीमारियों में आ जाएंगे। वो एक वर्ड है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से परहेज़ ज़्यादा बेहतर है। तो आप पहले से ही अपने निज़ाम एवरी का ऐसे मैनेज कर लें, सफाई का, सुथराई का, कि बर्ड बीमार ही ना हो। क्योंकि वंस अगर बर्ड बीमार हो जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत एफर्ट लगती है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, और बर्ड वो रिकवर हो भी जाता है, लेकिन वो उस तरह फिर दोबारा परफॉर्म करने में काफ़ी टाइम ले जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये कि अपना वीकली शेड्यूल या मंथली शेड्यूल बनाएं सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हफ्ते 10 दिन में आपने पूरी एवरी की ट्रेस को साफ़ करना है, एवरी को साफ़ करना है। उसके बाद जो स्प्रे आपने यूज़ करना है उसमें विकॉन एस लाजमी इंक्लूड करें। एंटीवायरल, एंटीफंगल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें आप सैगवान इंक्लूड करें। सैगवान पाउडर आता है, वो 1.5 ग्राम डलता है 1 लीटर में, वो डालें। गवर्नमेंट्स, जैसे मैंने सोसाइटीज़ की बात की कि अपने रेगुलेशन होते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं हर कंट्री में। तो जो पैरेट्स हमारे इधर वाइल्ड में मौजूद हैं, जैसा कि रिंगनेक है, राह है, और उसके बाद प्लम हेड भी है, उनको अगर आप ब्रीड कर रहे हैं या आपने कैप्टिविटी में रखे हुए हैं, तो वो उसमें गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। उनको अगर आपने रखा है तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा बर्ड जो हमारे यहाँ वाइल्ड में मौजूद नहीं है, बाहर से इंपोर्ट किया गया है, उसको एग्जॉटिक बर्ड कहा जाता है। जैसा कि मकाउज हैं, कोकाटूज हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल्स हैं, इनके बारे में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ की तरफ से नहीं है। तो ये आप बगैर किसी लाइसेंस के अपने घर में रख सकते हैं, जितना कि मुझे इस बारे में मिलता है। दूसरा जो है क्वेश्चन आपका था वेदर के बारे में। देखिए, जो टेम्परेचर 32-33 तक बर्ड सर्वाइव कर जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इससे ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो फिर आपको थोड़ी सी उसको सपोर्ट देनी पड़ती है। उसके लिए आपका पंखा और कूलर काफ़ी है अगर आप ब्रीड नहीं ले रहे हैं। अगर गर्मियों में आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल शेड होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल मुर्गियों के शेड बने हुए हैं, उसके साथ पैड्स लगे हुए हैं। पैड्स का बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, मैंने भी अपने उस पर शेड पे लगाया है। लेकिन ब्रीड अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 28 से नीचे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, फिर आपको एसी चाहिए। नॉर्मली आपको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो शेड्स छत के ऊपर हैं, जहाँ पे ज़्यादा धूप लगती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पे आपने खिड़कियाँ खोलें, वेंटिलेशन करें, और साथ में आप कूलर्स लगाएं। और फिर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आसान अल्फाज में बताऊँ, जैसे गर्मियों में या मोशन वगैरह लगे तो आप लोग ORS यूज़ करते हैं, नमकियात होते हैं। ये नमकियात परिंदों को भी ज़रूरत होते हैं गर्मियों में। जैसे हम लोग बहुत गर्मी से बाहर से आएँ तो फ़ौरन जी कहते हैं जी शिकंजी बना के दें या पानी शरबत बना के दें। तो इसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स बर्ड्स के भी आते हैं, वो महंगे हैं। अगर वो ना हो तो आप ORS भी पानी में थोड़ा सा घोल के दे सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस लें तो AC के बगैर भी आपका सरगर्मियाँ अच्छी गुजर जाएंगी। एक वायरल बीमारी है और ये इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा फैलती है। बर्ड्स को आपने अपने आइसोलेट रखना है, एक शेड से दूसरे शेड में जाती है। कई बार बाहर से कोई परिंदा आ जाए उसके साथ वायरस, ये ऐसे ही वायरस है कि जैसे आपने रिसेंटली टाइम गुजारा है जो हमारा कोरोना वायरस था, तो एक बंदे से दूसरे से हाथ मिलाने से, सांस से, इस तरह से वायरस, आम जो नॉर्मल वायरस हमारा फ्लू का है वो भी इसी तरह से फैलता है। तो पॉक्स भी एक वायरस की बीमारी है। तो जिस शेड पे अगर पॉक्स है उसको एहतियात करनी चाहिए, उसका बर्ड दूसरे शेड पे ना जाए। इवन कि ऐसा भी होता है कि एक शेड से दूसरे शेड पे बंदा विजिट करने जाए तो वो भी वायरस कैरी कर सकता है। ठीक है, देखिए इसकी हिफाजत इस तरह से है कि जब भी बर्ड्स की कोई वायरल बीमारी आए, जैसे मुर्गियों में भी आपको पता है कि शेड्स को आइसोलेट किया जाता है। तो जब आपको पता है अभी जैसे पिछले दिनों वायरस की बीमारी पॉक्स की आई हुई थी, तो किसी दूसरे शेड से बर्ड ना लेके आए। अगर आप बर्ड लेके आए हैं तो एक क्वारंटाइन पीरियड होता है।
एक बर्ड लेके आए, आपने देखा हेल्दी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें वायरस की इंक्यूबेशन स्टार्ट हुई है, सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं हुए। तो अगर आप अपने घर लाते हैं, आपका शेड जो है इस कमरे में है, तो आप वहाँ पे दूर उसको रखें और कम से कम जो है 40 डेज की होती है, लेकिन नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि बर्ड हेल्दी है या नहीं है। एक ये चीज़। दूसरा, अगर वायरस आ गया है, पॉक्स की बात कर लेते हैं, तो वायरस अपना टाइम पूरा करता है, ठीक है। और वायरल बीमारी चाहे इंसानों में हो या परिंदों में हो, उसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है। बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है, वायरस एक अलग चीज़ है। हाँ, वायरल अटैक होने के बाद इंसान भी या परिंदे भी कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, तो गेन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है। लेकिन अगर बर्ड आपका वायरल इन्फेक्शन में है और वीक है, और आपने बगैर किसी इम्यूनिटी सपोर्ट के उसको अगर आपने एंटीबायोटिक का कोर्स कराया साथ में, तो बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके बर्ड को पॉक्स ही, जैसे एक भाई को पता है, बहुत सारे भाइयों को शायद ना पता हो, तो पॉक्स की ही अगर वायरस आ गया, तो सबसे पहले आपने अपने जिन जिन बर्ड्स पे सिम्टम्स आ गए उनको आइसोलेट करें। हो सकता है बाकी बर्ड्स की इम्यूनिटी अभी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ना कैच किया हो, इनको आप अलग करेंगे। इनको आपने इम्यूनिटी बूस्टर देना है। स्पार्क एक लिक्विड आता है, वो देना है। वो नहीं है तो अमाइनोट्यून देना है, ठीक है। उसके साथ जो है आपने इनकी डाइट जो है वो लाइट कर देनी है। सॉफ्ट फूड हम बंद कर देते हैं, सिर्फ कैनेरी और चीना 70-30 रेशो से ये इनको देते हैं। और एंटीबायोटिक अगर बर्ड देखने में अभी हेल्दी है, तो लाइट एंटीबायोटिक कोर्स, जस्ट टू प्रिवेंट कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको ना हो। पॉक्स अपना टाइम क्लियर करके ख़त्म होके साइड पे हो जाता है, बर्ड हेल्दी हो जाता है। क्वेश्चन आया है जी, मेरे बर्ड्स के रेड आइज अल्बाइनो क्रीमिनो मर जाते हैं, इस ब्रीड में मेरे 15 चिक्स मर गए, मेहरबानी फरमा के इशू फरमाएं। अच्छा, रेड आइज ब्रीडर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना, रेड आइज जो है बर्ड इधर भी शायद इसमें है, इसकी डिमांड जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक तो बर्ड खूबसूरत है, दूसरा इसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो सबसे पहले अगर आप रेड आई बर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें सर्वाइवल का, चिक्स के सर्वाइवल का रेशो थोड़ा कम होता है। लेकिन उस चीज़ को हम कवर अप करते हैं इसकी ब्लड लाइन से। तो ब्लड लाइन अगर स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इसमें यह है कि बर्ड की एज पूरी हो। 6-6, 7-7, 8-8 महीने में लोग ब्रीड शुरू करा देते हैं। रेड आई बर्ड को कम से कम जो है वो आप 1.5 साल के बाद जो है ब्रीड कराएं, तो आपके सर्वाइवल की रेशो बेहतर आती है। फिर जैसे चिक्स हैच हो रहे होते हैं, आपका जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो बेहतर हो। कोशिश करें कि रेड आई के चिक्स जो हैं इनको आप फॉस्टर करें, जो बेस्ट फॉस्टरिंग पेयर हैं। आपके हर शेड में 2-3 पेयर होते हैं जो कि सबसे अच्छा फॉस्टर करते हैं, उनको आप सबसे कीमती बच्चों के लिए सेलेक्ट कर लें कि भाई ये रेड आइज के चिक्स हैं, मैं इसके डन फेलोज के हैं, इसके नीचे पेयर के डालूंगा, तो वो अच्छा पाल लेंगे। फिर उसके साथ जो है ना, पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी सब लोग, हम उसमें बड़ी बेहतियाती करते हैं और पानी से ही बीमारियां ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी बोरिंग और कुएं का पानी है, उसका TDS कम से कम चेक कर लें। TDS एक बुनियादी चीज़ है जो कि बताती है कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स कितने हैं, ठीक है। वो आपके 150 से नीचे हों या 200 से नीचे हों, उससे ज़्यादा ना हो। और उसके अलावा डिटेल टेस्ट जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में इस्लामाबाद से होता है, वो आपको अपने भी पानियों का कराना चाहिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पानी जो है वो आपकी सप्लाई लाइन से आता है, वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि पुरानी लाइन्स हैं, सीवरेज की लाइन्स लीक हुई हुई हैं। अक्सर आपने देखा है पूरा घर डायरिया से, इस तरह से लोग, और इंसानों में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स। तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो पानी ठीक ना होने की वजह से जो है एक्सपायर होते हैं। तो रेड आइज जब आप चेक कर रहे हैं ब्रीड, तो पानी का बहुत ख्याल रखिए। उसके बाद जो है ना, एक चीज़ होती है प्रोबायोटिक, वो हम लोग यूज़ करते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं, वो एक कल्चर डेवलप होता है बर्ड्स के अंदर, उसमें कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, डिफरेंट है, लेकिन वो प्रोबायोटिक भी अगर आप यूज़ करें तो रेड आइज का सर्वाइवल जो है उसमें बेहतर हो जाता है। ये चीज़ें मेरा ख्याल है। इसके अलावा जी रेड आइज के लिए कोई, इसके अलावा कोई पॉइंट आपके, कोई टिप दें लोगों को यहाँ पे? पानी मैंने बताया, एज पूरी हो। अच्छा, बर्ड सिबलिंग ना हो। सिबलिंग क्या होते हैं? बहन भाई। रेड आइज में डिफरेंट लाइन्स, अगर आपने पेयर बनाया, एक बर्ड इस घर से लिया, दूसरा बर्ड उस घर से ले, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा ना एक कॉमन लाइन चल रही होती है, तो नॉन सिबलिंग्स होने चाहिए, यानी लाइन्स डिफरेंट हो, एज पूरी हो, पानी ठीक हो, प्रोबायोटिक्स यूज़ करें। तो हाँ,
रेड आई टू रेड आई जो है वो सर्वाइवल रेशो बहुत कम है। तो एक बर्ड जो है वो रेड आई होता है, दूसरा स्प्लिट टू रेड आई होता है। इसमें रेड आई पड़ा हुआ है जी, मेरा ख्याल है ये क्रीमिनो वर्किंग है जी। ये इसमें अल्बाइनो है और क्रीमिनो, पार्ब्लू स्प्लिटिनो होगा और अल्बाइनो होगा जी। तो ये अब एक बर्ड जो है ये रेड आइज है और दूसरा बर्ड जो है वो पार्ब्लू स्प्लिटिनो, ये क्रीमिनो वर्किंग है जी। ये एक पेयर जो है लोगों को जिनकी किस्मत अच्छी होती है लाख लाख रुपए का क्लच देता है। तो ये 2-4 जोड़े लगे हों तो अगली दफ़ा आप भी अच्छा तो वो बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ऑफलाइन हो गया या पेयर फेलो ऑफलाइन में अगर हम आएँ तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जी, बर्ड की क्वालिटी होती है तो बेसिकली तो देयर आर फीचर्स फिशरी के अंदर कि जी ये फीचर्स है। अभी जैसे ये बर्ड बैठा हुआ है इसके अंदर, ये जो इसमें पार्ब्लू है इट्स हाइब्रिड, ये आपका फिशरी और पर्सनाटास का क्रॉस हुआ है, ठीक है जी। अब ये जिस वर्किंग में बर्ड काम कर रहा है, ये सबसे पहले तो ये है कि ये जो हाइब्रिड है इट्स फर्टाइल, ये आगे ब्रीड करेगा, इसका कोई इशू नहीं है। और जिस वर्किंग में क्रीमिनो में जा रहा है इसमें इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बर्ड अगर आप फिशरी में क्लास में रखेंगे तो ये शो बेंच पे नहीं चढ़ेगा, शो बेंच से उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो जो बर्ड्स की, अब ये जो दोनों बर्ड्स हैं ये फिशरी क्लास के अंदर हैं, ठीक है। अब बर्ड्स को आप देखेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो है ना नेल लेयर फ्लाई होनी चाहिए करेक्ट। अगर एक भी नाखून टूटा, अभी हमारा एक बर्ड बेस्ट इन क्लास आ गया, जज ने उस पर टैग लगा दिया, साथ ही उसकी नज़र पड़ गई एक नाखून थोड़ा टूटा हुआ था। देन ही अनाउंस, उसने बुलाया और बड़ा उसने रिग्रेट किया कि भाई इतना बेस्ट बर्ड जो है, और वो बार बार वो मुझसे यही क्वेश्चन करे कि जी टूटा कब है। मैंने कहा जी हमने बहुत सारे बर्ड इकट्ठे ट्रैवल कराए हैं, रास्ते में 2 बर्ड जो हैं वो जख्मी हुए हैं। कह रहा था जी आपने निकलने से मतलब इतना उनका फोकस था, कंसंट्रेशन थी कि भाई इतना खूबसूरत बर्ड जो है उसका नाखून नहीं टूटना चाहिए था। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ना जी, चोंच टेढ़ी ना हो, चोंच सीधी है, फिशरी है, हेड इसका राउंड हो, ठीक है, टेल जो है उसका फैन ना बना हो, क्लियर हो, ये तो आपको पता चल जाएंगे। हाँ, विंग्स जो है वो क्रॉस ना हुए हों, जो बर्ड बैठता है दोनों पर क्रॉस हो जाएं, ये नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। फिर जो म्यूटेशंस के अंदर है, अगर आप बीवीए की वेबसाइट पे जाएं या मुझसे आप रब्ता कीजिएगा, मैं आपको स्टैंडर्ड भेज दूँगा। हर म्यूटेशन के फिर अपने हैं, जैसे अल्बाइनो है इसमें बहुत सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। तो अल्बाइनो के अंदर जज ने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो एक लिस्ट है, ठीक है। इसी तरह पेल फेलो में, अब पेल फेलो में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी डार्क कलर का पेल फेलो, हालांकि पेल फेलो 95% कलर रिड्यूस करता है। तो डार्क कलर का जो बर्ड है वो जज पसंद नहीं करेगा, मुझे आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। डार्क करने के लिए हम पहले उसमें वायलेट फैक्टर ऐड करते हैं, फिर हम उसमें डी फैक्टर, फिर डी वायलेट में ले जाते हैं। उसके साथ जो है आप इसको मज़ीद जो है ना ऑफलाइन में ले जाते हैं। ऑफलाइन जो है उसका जो मेलानिन रिडक्शन को कम कर देता है। पेल फेलो ऑफलाइन इसीलिए बहुत पसंद किए जाते हैं कि कलर थोड़ा सा उसका इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अब पेल फेलो का कलर कितना होना चाहिए, कितने % रिडक्शन होना चाहिए, ये बीवीए ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप वहाँ से स्टैंडर्ड्स निकालते हैं और असल में इसकी समझ आती है जब आप शो पे जाते हैं, ठीक है। या आप मेरे पास आते हैं अपना बर्ड लेके, आप कहते हैं जी इसको देखें, फिर हम बैठते हैं, साकिब भाई बैठेंगे, आप बताएंगे जी कैसा है कैसा नहीं। उस टाइम आपको समझ आती है कि जी बर्ड कैसा है। शो बेंच के ऊपर भी हम देखते हैं, हम समझते हैं यार ये बर्ड बहुत अच्छा है, जज उसको सिलेक्ट नहीं करता। थोड़ा बहुत ऑन स्पॉट भी होता है क्योंकि कई बर्ड की रेट 2000-5000 ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने थोड़े से हादसे में ये देखा, जो सीनियर आप लोगों के अलावा आप बड़े अच्छे लोग हैं, जो ऊपर लेवल के सीनियर लोग हैं वो मलाई खुद खाते हैं, जब बिल्कुल पानी रह जाता है वो जिस तरह दूध में, वो बाकियों को बता देते हैं। उससे एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ, मैंने पिछले साल ऑफलाइन ले लिए थे, ग्रीन ऑफलाइन 22,000, 24,000, 25,000 के हिसाब से ले लिए। अभी इस दफ़ा ब्रीड इतनी मेहनत से, आपको पता है मेहनत से कराने पड़ते हैं, करा के अभी 5,000 का भी कोई नहीं ले रहा। क्यों? इससे पहले 3-4 साल जितनी भी बड़े ब्रीडर थे उन्होंने मलाई खा ली, उन्होंने उनसे जो मार्जिन था वो ले लिए। अभी इसी तरफ फेलो की तरफ आ जाए,
पहले तो पिछले साल तक तकरीबन किसी को जो नया पेंशन है उसको पता तक नहीं था कि ये क्या चीज़ है। अभी इस साल एकदम जो है इतना आम हो गया कि आपके पास अगर 10 ग्रुप है तो देख लो तो हर दूसरा बर्ड जो है वो पहले पे वो सीनियर हजरात बेच रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो जूनियर लोग थे या वो उनको पता ही नहीं था। तो मेरा क्यों नहीं था कि आप लोगों ने पहले से वो तैयारी की हुई थी, जब सारा कुछ आया अब आप लोग जो है अच्छे रेटों पे वो बेच रहे हैं। जब अभी हम वो ज़ाहिर पट्टे लेंगे, जब पट्टे लेंगे एक साल नहीं दूसरे साल पे लेके जाएंगे, उस वक्त आप लोग कोई नए मोटेशन लेकर आएंगे और ये वापस अभी हम लाख रुपए का लेंगे तो ये फिर 20,000 का भी हमसे कोई नहीं लेगा। तो ये चीज़ पे आप लोग अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है शोएब भाई। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा साजिद भाई की तरफ से। इस सवाल पे ना आप 2 बंदे जवाब देंगे, आप भी और साकिब भाई भी। जी, इसका जो पहला पार्ट है ना वो साकिब भाई ने बोला है जवाब देंगे, और मुझे ज़ीशान भाई ने कहा है कि वो भी जवाब देंगे जो सीड मिक्स के बारे में आपने पूछा है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं उसमें आपको 2-3 बातें बताता हूँ। हम लोग कहते हैं कि जी फिटेस्ट टू सर्वाइव, जो लवबर्ड के चिक्स होते हैं ना 4-5 होते हैं, उसमें से जो स्ट्रांग होते हैं ना वो बचते हैं, वही भाग के ना फीड ले लेते हैं। और इसमें होता क्या है, 2-2 दिन बाद अंडा आता है तो पहले वाला बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए छोटा हमेशा इसमें मार खा जाता है। इसी तरह से अभी रिसेंटली लास्ट वीक में मेरे घर में कज़न आया, उसकी बेटियां थी 2 उसके साथ। तो छोटी बेटी 1 साल की उठाई हुई थी, तो वो बहुत लाड कर रही थी अपने बाबा के साथ। तो बड़ी जो 2-3 साल की थी वो पास आए ना तो उसको ऐसे मार के पीछे करे। तो मैं देख रहा था कि भाई ये नेचर का रूल है ये कि फिटेस्ट। अब उसका छोटी बच्ची, अब उसे कोई समझ नहीं है 1 साल, लेकिन वो ये नहीं चाह रही थी कि दूसरा सामने आ जाए, दूसरा आ जाए और बाप की टेंशन ले जाए। तो ये उसके अंदर चीज़ मौजूद थी। इसी तरह जो लवबर्ड की जो गेम है ना, ये सारी कंपटीशन की गेम है, ठीक है। जो इसमें फिटेस्ट होगा ना वही विन करेगा, वही इसमें पैसा कमाएगा, क्योंकि ये हॉबी के साथ अभी बिजनेस बन गया है। मेरा इंटरेस्ट इसमें एज अ हॉबी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इस टाइम समझ लीजिए कि जीटी म्यूटेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, सिवाय 2 बर्ड्स के सारे मेरे घर पे मौजूद हैं और मैं उनको ब्रीड करा रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन है कि जी आपने महंगे खरीदे और सस्ते हो गए, सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि जो बर्ड आज आप 20,000 का खरीद रहे हैं, अगले साल उसका चिक जो है आप 10,000 रुपये का अपनी कैलकुलेशन में फिजिबिलिटी में कैलकुलेट करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप जो 20,000 का लेंगे वो अगले साल 10,000 का बिकेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वॉज वेरी न्यू, मैंने 1-2 पेयर से स्टार्ट किया, अली की शॉप पे गया, मुझे बर्ड पसंद आए, मैं ले आया। व्हेन आई स्टडी, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 3-4 माह के अंदर जैसे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने डाइल्यूट का पेयर खरीदा जो कि बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम के लिहाज से, और एक बड़े ब्रीडर से लिया तो और भी महंगा था। तकरीबन 4 माह के बाद उसकी मेरे पास ब्रीड आ गई, ठीक है। वो ब्रीड जो है वो मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप में डाली। विद इन 2-3 मिनट्स कराची से लेके पेशावर तक मुझे कॉलें आना शुरू हुई। पेयर आया था जी उस टाइम तकरीबन 160 का, और डाइल्यूट की डिमांड बढ़ गई हुई थी, जो कि मैंने नहीं बढ़ाई थी या जिसने मुझे बेचा था उसने नहीं बढ़ाई थी। हमारा इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं था। जो चिक्स थे, एक 125 का और एक चिक जो है वो 115 का, एक व्यूविंग डाइल्यूट था, एक सिंपल डाइल्यूट था। मतलब शाम को 5 बजे ऐड डाला, 8 बजे तक पेमेंट्स मेरे अकाउंट में आ गई। किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई कितने अरसे से ब्रीड करा रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, कितने बड़े ब्रीडर हो। 3-4 माह का, टोटल 5-6 मंथ का मेरा उस टाइम एक्सपीरियंस था। तो एक तो गेम है डिमांड एंड सप्लाई की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको बर्ड समझ आ गए हैं और बर्ड की केयर आपको आ गई है, ब्रीड लेना आप सीखे हैं, गो फॉर अ हाई एंड म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि हाई एंड म्यूटेशन में कंपटीशन कम है, ठीक है। अभी सफ़ायर मैंने बर्ड एक लगाया है, मेरा ख्याल है 3 लोगों के पास या 4 लोगों के पास, 3 लोग ऐसे हैं जिनका, मतलब मेरे अलावा 2 लोग हैं जिनका मुझे पता है, और किसी के पास होगा तो वो शायद उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया होगा कि सफ़ायर ब्रीड करा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जी नज़र लग जाती है। तो अगर सफ़ायर की डिमांड डेवलप होती है तो हम 2-3 लोगों के पास होगा, ठीक है। अगर नहीं होती तो अदर वे राउंड। तो मार्केट के डायनामिक एटलीस्ट मैं नहीं कंट्रोल कर रहा, लेकिन ग्रुप्स आर कंट्रोलिंग। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, वो शो
ना सिर्फ ये कि वो शो जीतते हैं बल्कि वो मार्केट डायनामिक्स भी। तो बिजनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। हॉबी, आप इसको एज अ हॉबी लेके चलते हैं तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, और अगर बिजनेस लेके चलते हैं तो ऑल्सो इट इज़ वेरी फैंटास्टिक। पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। सोचो, समझो और चुनो। बाद लोग आ जाते हैं कि 10 लाख रुपया जी लगाना है, उनका ख्याल होता है 10 लाख लगाऊंगा तो लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। वो लोग नुकसान करते हैं, उसमें नुकसान होता है। बर्ड आपने सोच समझ के लगाए हैं, तो मैं लाहौर में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक सीज़न में 2-2, 3-3 करोड़ के लव बर्ड्स उन्होंने बेचे हैं। लेकिन फिर उसमें और वो जो भाई ने बताई चीज़ें ये इन्वॉल्व हो जाती हैं। कीमत जो है वो खामखा हर साल कम होगी। क्रीमिनो इस साल 30-35 का बिका, ज़्यादा कीमत पे बिका क्योंकि नए फैंसीज ने इसी पे चले गए सारे, तो डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो इस वजह से इसकी बढ़ी। बाकी बर्ड्स जो है वो नीचे आए। जो बर्ड्स आज 10,000 रुपये का अगले साल 5,000 रुपये का, चेक उसका 4,000। लेकिन अगर आप उस पर भी फिजिबिलिटी निकालें फिर भी आप फायदे में हैं, लॉस में नहीं है। प्लस ये है कि आजकल बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट ना खुलने की, बंद होने की वजह से भी जो है बर्ड्स की कीमतें जो है ना थोड़ी नीचे आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? थैंक यू वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए और हमें ऑनर करने के लिए। यहाँ की मैनेजमेंट, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं कहता हूँ पहले इनके लिए क्लैप होनी चाहिए, बात बाद में करेंगे। आपका गुड डे, नाम आपका दोबारा? सोले भाई। सोले भाई ने सवाल किया, उन्होंने पॉक्स के ऊपर बात हुई, बाकी स्पेसिफिकली हुई। आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बर्ड ब्रीड कराया, कोई और रेट था। ये शो इंडस्ट्री है। आपने दो चीजें, एक तो ये जितनी भी बातें हुई है ना, हर एक के ऊपर अबूर है। कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, हर चीज का एक रूल होता है। जहाज उड़ाना होता है तो एक चेकलिस्ट होती है, गो थ्रू करते हैं। हाउसिंग हो गई, मेडिकेशंस हो गई, बीमारियां हो गई, रेट हो गया, हर एक का ना हमने अगर रूल्स डिफाइन कर लें, एक चेकलिस्ट, तो हमें हेल्प आउट होता है। एक तो हमें रहना पड़ता है प्रोएक्टिव। मैं आपसे बात करूंगा, आपने बात की पेल फेलो की। पेल फेलो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले वर्किंग करके 2 पेयर्स एक्वायर किए। वो पेयर मुझे जितने के मिले, मुझे पता था कि मैं इतना का नहीं बेच सकूंगा। मैंने क्या बात की, वो पेयर मैंने एक बर्ड जो है उससे 3 गुना कीमत कम हो चुकी है। मैंने एक बर्ड उठाया 1.5 लाख रुपए का। अब वो बर्ड आपको 35-40 की रेट में मिलता है। मुझे उस टाइम पता था कि मैं इस रेट पे नहीं बेच सकूंगा, लेकिन मैंने राइट टाइम के ऊपर डिसीजन लिया और मैंने इतना बचा प्रोड्यूस किया कि उसने मुझे अपनी कीमत भी पूरी करा दी, दूसरे की भी कीमत पूरी करा दी जो उसके साथ एक और पेयर लिया था, और मुझे कुछ मजीद बचे भी छोड़ गया जिनसे मैंने अपने घर में मजीद पेयरिंग कर ली। सो एक तो प्रोएक्टिव आपने रहना है, ठीक है। दूसरा, you'll have to, it's a show industry, you'll have to sell yourself। सोले साहब का नाम होना चाहिए। फिर सोले साहब की प्रोडक्ट की, देखिए मार्केटिंग की बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर मैं आ जाता हूँ। मार्केटिंग है ना, मोड़ तोड़ के ना, मार्केटिंग के अंदर एक चीज होती है मार्केटिंग मिक्स। ये आप सारे पढ़िएगा गूगल में, जो टिकटॉक के लिए टाइप, फेसबुक के ऊपर टाइप, तो एक दफा इसको भी वर्कआउट कीजिएगा। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीज होते हैं। एक क्या होती है जी, प्रोडक्ट, 4 पी है। सारों में पहला लेटर पी है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, आखिरी चीज है प्रमोशन। प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, आपका बर्ड, ठीक है। प्राइस आपने सेट करनी है, मार्केट का ट्रेंड भी इसमें होता है, और म्यूटेशन में आपकी कीमत आपके नाम की होती है। तीसरी चीज प्लेसमेंट, रखना कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। मैं एक बर्ड प्रोड्यूस कर लूं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए की, और मैं उसमें एक ऐसी मार्केट में लेकर जाऊं जहां पर मुझे पता है कि यहाँ पर वो बर्ड 10 लाख रुपए 5 लाख की खर्च करेगा, तो मैं अपनी एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहा हूं। आपने कहा ऑफलाइन पिट गया, मैं आपको कहूं आपके मेरे बीच में अल्लाह ताला से बड़ा मैं गवाह नहीं खड़ा कर सकता। मैंने भी दोस्तों को 70,000 रुपए का 50,000 रुपए का ऑफलाइन दिया,
बात क्या थी, अच्छे ऑफलाइन मेरे पास निकले 3 या 4 सिर्फ जो उस क्लास के थे। बाकी हर बर्ड, कोई बहुत बड़ा ब्रीडर हो, बेशक आप यूरोप देख लें, बेशक आप साउथ एशियन पैसिफिक देख लें, फिलीपींस देख लें, 100/100 आपका कोई भी बर्ड नहीं निकलता। किसी की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, कुदरत का काम है ना, किसी का क्या स्पेसिफिक। आपने क्या देखना है, ये एक बर्ड है, ये खासा बेहतर बर्ड है, और ये एक दूसरा बर्ड है, ये भी खासा बेहतर है। इन दोनों को मर्ज कर दो, इनको पेयर करो, आपके बर्ड की फर्क है। ऑफलाइन प्रोड्यूस को आप बताया, पहले से ही दोस्त था मेरा रिंग देके कि भाई ये बर्ड तो मुझे खुद ही आया, खुद ही किया, खुद ही पैसे मांगे, शोगल मेला जो एक वो घर छोड़ा दे दिया। फॉर माई सेल्फ मैं तो ऑफलाइन स्टिक करने लगूंगा ना, मुझे तो जिस चीज से फायदा है मैं तो उसको प्रोड्यूस करूंगा। उस्ताद एक होना चाहिए। ऑनलाइन 10 लाख किस्म के ग्रुप मिलेंगे, एक ने कहा कनेरी यूं, इनमें से किसी से भी पूछो जो कनेरी की आपका सीड मिक्स अलग होगा, आपके साथ अदनान भाई बैठे उनका सीड मिक्स अलग होगा, ये अलग तरीके से डालेंगे, ये अलग तरीके से डालेंगे। पूछना सारों से, करना अपने लिहाज से। एक उस्ताद, फिर उसी को रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बताएगा, उसको फॉलो करें। मैंने यहाँ पर देखा, वो कहता है 2 किलो कनेरी काम, आप लाहौर में चले जाएं। एक टाइम था लाहौर कराची की मार्केट बहुत बड़ी कंसिडर होती थी, अब हम ये वाकेंट और अटक से पेशावर से लेके कराची तक बढ़ देते हैं। सो दिस इज आवर मार्केट। मेरा जी चाहेगा मैं कनेरी कम कर दूंगा, मेरा जी चाहेगा मैं कनेरी ऊपर कर दूंगा, ये मेरे फैसले, मेरी एवरी है। मैं आपसे इनपुट जरूर हूँ क्या फ़र्क है, फिर मैं अपनी लॉजिक भी देखूंगा। कामयाब होना है, इंफॉर्मेशन हर जगह से गैदर करो। हमारी तकरीबन कोई मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो इस वक्त पाकिस्तान की वो वुमेन की है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो यहाँ पे एज ए सेकेंड पॉकेट जनरेशन के लिए वुमेन्स को इस शौक की तरफ लाने का जो है ना वो एक हमें काम करना चाहिए, ताकि एक घर में रहते हुए वो अपने बाकी काम के साथ जो है वो इस इंडस्ट्री को भी साथ ये तो मेरे ख्याल में एक सेकंड टॉपिक है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप अगर बात करें तो। वुमेन जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में परसेंटेज मर्दों से ज़्यादा है, नंबर 1। सेकेंडली, इस काम में आपको पार्टनर चाहिए होता है। मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, वी केम अक्रॉस फ्यू ऑफ द पीपल जो खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे फाइनेंशियली। टैक्सी ड्राइवर था, एक स्पेसिफिकली किसी घर के अंदर गार्डनिंग कर रहा था, कोई गार्ड था। तो हमने यही परस्यू किया कि भाई बेटियां बढ़िया तुम्हारी, इनको इन काम में जाओ। क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इतने फाइनेंशियल जमा कर सको कि उसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाओ, उनको इस काम के अंदर लेकर आओ। If they've got a grip on this work, I assure you, वो बाहर के मुल्कों में पैसे के ऊपर अपने लिए एडमिशंस भी ले लेंगी, चली भी जाएंगी, पढ़ाई भी कर लेंगी, वापस कल में इनकी शादियां भी होती हैं, अपने शौहरों से ज्यादा मजबूत होंगी। आपका मल्टीपल वुमेन आई हो, अभी LBS का शो हुआ, शो बेंच के ऊपर ख़वातीन आई हुई थी, ख़वातीन के बाद लगी हमें हुआ जिनको, और ये नहीं कि सिर्फ बर्ड्स है, कोई खातून बर्ड्स की एसएसपी काम करती है, अपने घर के साथ 60 मरला जमीन देती है, इसी से आया है। आज इतना वेल क्वालिफाइड, अपना इतना फाइनेंशियली स्टेबल है, और दीन के लिए ये बहुत आसान है। तौसीफ है। तौसीफ है।
जुनैद जाफर, मुदस्सिर हुसैन, सैयद मुर्तजा साहब, मिस्टर इमरान खान साहब, इरशाद साहब ने मोहम्मद इरशाद जैसे नकवी साहब उनके बेटे हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उनके स्पॉन्सर है इनका रॉबर्ट साहब, का शौक है। मोहम्मद जुबैर, अहमद, मेहरबानी वेगी चले जा इस्माइल कबूली, मिस्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, रफीक मुगल साहब, मिस्टर खलील अहमद, जरा सही करो, फोटो तो कौन आ गया ना मिस्टर सुल्तान महमूद साहब, जनाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल खान साहब जो है उनसे हम ये जो है जो यूके में जो होते हैं उसके बिहाफ पे ये शील्ड जो है वो हम दिलवाएंगे। तो आपने जितने भी हमारे शुरका हैं उनके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे आपने, ठीक है। मोहम्मद तारिक वकील साहब, भरपूर पार्टिसिपेशन करेंगे। अच्छा, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर लकी ड्रॉ के थ्रू आज हम जो है वो कुछ बर्ड्स
कोई भी अगर आना चाहता है तो आ सकता है। ऐसा बंदा जो अनरिलेटेड बंदा हो, जो फर्स्ट टाइम आज इस सेशन को अटेंड करने आया हो। हरीपुर से हूँ सर, इसमें से दो पर्ची की बात। माशाल्लाह जी, हरीपुर से भाई आए हैं, जज़ाकल्लाह। जी सर, सर जी नुमान भाई हैं जी। कौन सा वेट सर, नीचे आओ, ले जाए। 4 पर्ची आपकी। हाँ जी, बर्ड दे दें। नहीं, बर्ड मैं अनाउंस करूँगा, आप बर्ड दीजिएगा सर। सर जी ऊपर अपनी जगह पे बैठा रहे, हम अनाउंस करेंगे, वो बंदा आ गया स्टेज पे आ जाइएगा, ठीक है जी। नुमान नाम है जी, पहला जो पहली पर्ची है, मैं नंबर जो मोबाइल नंबर है वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। नाम जो है ना वो सेम हो सकता है, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है वो मोबाइल नंबर को है। आप 4 पर्ची निकाल दो उसके बाद। 0341 581 2785 0341 581 2785 मिस्टर रिजवान। Double 531 मिस्टर कामरान। चूंकि कामरान साहब नहीं है तो हम नेक्स्ट पर्ची पे चलते हैं। अब्दुल जब्बार सेल नंबर है 0305 970 9977। जब्बार साहब की नहीं है। नेक्स्ट पर्ची पे चलते हैं जी। मोहम्मद हुसैन सेल नंबर है 0311 540 4033। मोहम्मद हुसैन। थ्री 661 मिस्टर एहसान सेल नंबर है 0317 560 4978। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब भी 0346 1196 285 मिस्टर सरफराज खान। अच्छा जी, हमारे नए नेक्स्ट विनर हैं, आमिर। मोबाइल नंबर है 0321 459 2455। मिस्टर आमिर। यार तालियों की आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर जाहिद
सेल नंबर है 0315-560-6526 मिस्टर जाहिद। तारीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेल नंबर है 0313-565-7989। वाह जी, अगले खुश नसीब हैं बिलाल काजी, मिस्टर बिलाल काजी। सेल नंबर है 0313-5631-456। मैं 0300-560-9515। तालियां होनी चाहिए मेरे भाई जी। नेक्स्ट खुश नसीब है जी मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, सेल नंबर है 0326-522-1282। मोहम्मद उस्मान। हमारे नेक्स्ट विनर है अताउर रहमान। अताउर रहमान, सेल नंबर है 0310-511-6940। माशाल्लाह जी माशाल्लाह भाई। अगले खुश नसीब है मिस्टर जाकिर। मिस्टर जाकिर, मोबाइल नंबर है 0308-517-9968। मिस्टर जाकिर। जाकिर कौन है जी? जलाली नाम है। आखिरी वर्ड हमारे पास रह गया है, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। इस आखिरी वर्ड के देने पे भरपूर तालियां होनी चाहिए यार। आज जो ये डोनेशन, आज जो ये चीज की गई है, इसकी अप्रिसिएशन अपनी तालियों से जाहिर कीजिएगा। आबिद हुसैन 0305856005।